जी ही दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं संजय आज आप सभी के लिए सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बेस पर होंगे। और जो ये बुक है आपकी, ये आपकी देख सकते हैं, दृष्टि पब्लिकेशन की बुक है। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक से जो है आज के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और आज हम जो है क्लास 7th की जो कुछ चैप्टर बचे हैं, 10 चैप्टर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। इसके आगे से जो है आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है 11वां चैप्टर, तो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। आप सभी का स्वागत है। आप देख सकते हैं ये जो जितने भी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये जो है बार बार TRE 1 और TRE 2 में भी पूछे गए हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। आपका चैप्टर है 11वां चैप्टर है जंतुओं और पादप में परिवहन। ये आज का आपका चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ। उपयुक्त में रक्त किसका या किनका परिसंचरण करता है? तो ये जो है पचे भोजन का भी परिसंचरण करता है, फिर है ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है या परिसंचरण करता है, अपशिष्ट पदार्थों का, इनमें से तीनों का परिसंचरण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पचे हुए भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। शरीर की कोशिकाएं भी अपशिष्ट का उत्सर्जन करती हैं। रक्त शरीर में ऐसे कई अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवहन भी करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, मानव रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। ये भी सही है। फिर हीमोग्लोबिन एक लाल रंग वर्णक है जो ऑक्सीजन के से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ये कथन भी सही है। इसके दोनों कथन सही है। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? ये जो है रोगाणुओं का विनाश करती हैं, याद रखिएगा। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं ये रोगाणुओं का विनाश करती हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। रक्त कोशिकाएं कणिकाएं इसमें तैरती रहती हैं। ये कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और पट्टिकाणु, जिन्हें प्लेटलेट्स कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जबकि रक्त का थक्का बनाना पट्टिकाणुओं प्लेटलेट्स के कारण होता है। इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रक्तवाहिकाएं, हृदय और वृक्क उपयुक्त में से कौन से मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण तंत्र में रक्त भाग लेता है, ठीक है, और रक्तवाहिकाएं भी भाग लेती हैं, हृदय भी भाग लेता है। वृक्क, किडनी इसमें भाग नहीं लेती है, तो केवल 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक, एक अंग्रेज चिकित्सक थे, इन्होंने किया था। रक्त, रक्तवाहिकाएं एवं हृदय तीनों मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा है। रक्त जो है ऑक्सीजन, पचे हुए भोजन और अपशिष्टों का परिवहन करता है। यह परिवहन रक्तवाहिकाओं के द्वारा होता है। शरीर में 2 प्रकार की रक्तवाहिकाएं पाई जाती हैं, धमनी आर्टरी और सिरा वेन। धमनी हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त बहुत तेजी से और अधिक दबाव पर होता है, अतः वाहिनियां भी भित्तियां दीवार मोटी और प्रत्यास्थ होती है वाहिनियों की। सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है। सिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, हृदय रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और वृक्क जो किडनी होती है मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, ना कि परिसंचरण तंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हृदय स्पंद, तो हृदय स्पंद को मापने के लिए
स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, जो हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं, जो हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित कर देता है। और पेसमेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पेसमेकर आपका हृदय गति के कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने वाले हेतु प्रयोग होने वाला जो उपकरण होता है, ये कृत्रिम उपकरण होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, देखिए यहां से क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी टीआरई में, ठीक है। इससे इन दोनों से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ईसीजी का प्रयोग संकुचन एवं विश्रांति के समय उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापने तथा हृदय के किसी अन्य प्रकार के विकार का पता लगाने के लिए किया जाता है। जो ईसीजी आपका हार्ट से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इसका ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को निरूपित करने तथा मस्तिष्क संबंधी रोगों का निरूपण करने के लिए ईईजी करते हैं। ईसीजी हार्ट के लिए और ईईजी मस्तिष्क के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मछली, हाइड्रा और स्पंज कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसमें जो है मछली में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, इस, ठीक है, ये सांस लेती है, लेकिन हाइड्रा और स्पंज इन दोनों में कोई भी परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रा और स्पंजों जैसे कुछ जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को भी ले जाता है। तो परिसंचरण हेतु रक्त के समान तल की आवश्यकता उन्हें नहीं होती है। सामान्यतः मछलियों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अपोह डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग लाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो आपकी वृक्क अर्थात किडनी जो है अक्रिय हो जाती है, यह मतलब किडनी वर्क नहीं करती है, तो हम उसे डायलिसिस अपोह कहते हैं। बी ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। वृक्क का मुख्य कार्य रक्त को छानने का होता है। अपोह की विधि का प्रयोग वृक्क के अक्रिय हो जाने की स्थिति में किया जाता है। इस विधि में कृत्रिम रक्त द्वारा रक्त को नियमित रूप से छाना जाता है। वृक्क मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वृक्क मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा लवण और यूरिया जल के साथ पसीने तथा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। शरीर से निकालने वाला पसीना शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के साथ साथ शरीर को ठंडा बनाए रखने में भी सहायता करता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कुछ जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करती है, ये बात एकदम सही है। फिर आप सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करता है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जंतुओं के शरीरों में रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्ध घन पदार्थ के रूप में करते हैं, और ये पदार्थ यूरिक अम्ल होता है, जो मुख्यतः सफेद रंग का होता है, सफेद रंग का यौगिक होता है। और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख है। यूरिया का जो सूत्र होता है CnH2CONH2 होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चन आपके टीआरई 1 और टीआरई 2 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए जो और इसके पहले जितने भी टीचर्स एग्जाम हुए हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एनसीईआरटी का आपका निचोड़ है 6 to 12 का। क्लास 6 हमने कंप्लीट कर लिया है, क्लास 7 की क्लास चल रही है और ये आज कंप्लीट हो जाएगी। 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
एक तरफ पौधों के भाग दिए हैं और उनके कार्य दिए हैं, ठीक है। बताना है इनको कि कौन से भाग का क्या कार्य है। रंध्र, रंध्र का कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन। फिर है जाइलम, जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना, ठीक है। फिर है आपका फ्लोएम, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। मूल रोम का काम होता है जल का अवशोषण करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा A3B2, A3B2 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित होकर तने पत्तियों तक पहुंचता है, ये बताना है। और फिर कारण है पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। ये दोनों सही हो रहे हैं, ठीक है, दोनों सही है इसमें कथन और कारण दोनों सही है, और इसका जो कारण सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, ये गलत है। फुफ्फुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह नहीं करती है। फुफ्फुस सिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करते हैं, ये भी गलत है। ये दोनों उल्टा लिखा हुआ है। जो फुफ्फुस सिरा है वो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, इसलिए दोनों गलत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फुफ्फुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को हृदय से यह फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो आप सभी को पता है 70 से 80 बार 1 मिनट में वयस्क मनुष्य का जो हृदय होता है धड़कता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय जो है 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। चैप्टर नंबर आपका 12 शुरू होता है यहाँ से, ठीक है। पादप में जनन आपका 12 नंबर चैप्टर है, और इसका पहला क्वेश्चन है कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, ये बात आपका जो है सही है। जो कायिक प्रवर्धन होता है इसमें जो है कम अवधि लगता है और इसमें जो है पौधा जल्दी उग जाता है, ये ऑप्शन सही है। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पौधों पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, गलत। अभी जगह देखिए या तो एक सही होगा या तो गलत, क्योंकि उसमें कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, ये तो सही है। जब कम अवधि में उगाए जाएंगे तो फिर पुष्प और फल आने के समय जो है बहुत कम होगा, और इसमें अधिक समय बता रहे हैं, इसलिए गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका कौन सा सही है? केवल 1, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। पादपों में जनन 2 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन है। इसमें कायिक प्रवर्धन की विधि में पत्तियां, तना तथा मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। साथ ही बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न जो पादप है उनमें पुष्प और फल कम अवधि में आ जाते हैं। कथन ए है कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, ठीक है, सही है। फिर कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं। अब बताने इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोनों सही है, एक ही जनक होते हैं और एक ही पादप की प्रतिलिपि होती है, ये भी सही है। और कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, दोनों कथन सही है और इसका सही व्याख्या भी है, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से संपन्न होती है। मांस और पर्ण में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। इसका देखते हैं क्या बताना है, सही बताना है या गलत। तो ईस्ट में जनन जो मुकुलन के माध्यम से होता है ये तो सही है। फिर शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है, ये भी सही है। और मांस और पर्ण में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, तो तीनों ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या बताना है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। तो इसमें जो तीनों सही है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक लिंगी पुष्प में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक लिंगी पुष्पों में या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होता है, ये बात एकदम सही है। सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ये गलत है। उसमें एक लिंगी पुष्प नहीं होता है, तो ये जो है केवल एक सही है, दूसरा गलत है, ये आपसे इसका राइट हो जाएगा।
ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर या केवल स्त्री केसर उत्पन्न होते हैं उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जबकि जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के एक पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों में उगने वाले पुष्प द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पादपों में परागण के संबंध में निम्नलिखित संदर्भ कथनों पर विचार करना है। परागकण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागपुरुष के पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ये एक आपका सही है। फिर जहां स्वपरागण के अंतर्गत परागकणों का स्थानांतरण परागपुरुष से उसी पादप के किसी अन्य पुरुष को अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागण में परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, ये गलत हो जाएगा। अन्य पादप नहीं होगा, उसी पुष्प के जो दूसरा पुष्प है उसी पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण होता है और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण होता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका केवल वन आंसर सही है, केवल वन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पादप का जनन भाग तना होता है, ये गलत है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम परागण कहलाता है, ये भी आपको गलत। परिपक्व होने पर अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, ये बात एकदम सही है। फिर डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, ये आपका सही है। 3 और 4 इसमें सही है। पूछ रहे कौन कौन से सही है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 और 4 सही हो जाएगा। पादप का जन्म भाग पुष्प होता है, इस कारण पहला कथन है गलत है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है, इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अब हम जो है 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुके। चैप्टर नंबर 13 गति एवं समय, ये आपका चैप्टर नंबर 13 है, गति एवं समय। इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो वाहन के द्वारा तय की गई दूरी है उसके मापने वाला होता है ओडोमीटर, और जो वाहनों की स्पीड को मापता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओडोमीटर वाहनों के उपकरणों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। जो उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है उसे ओडोमीटर पथ मापी कहते हैं। स्पीडोमीटर का उपयोग वाहनों की चाल मापने के लिए होता है। एक्सीलरोमीटर का जो उपयोग है वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी वस्तु की चाल उसके द्वारा तय की गई दूरी को उस दूरी को चलने में लिए गए समय से विभाजित करने पर प्राप्त होती है, इसका मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। तो दोस्तों कैसी लग रही है आप सभी को क्लास? अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को जो है एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपका 13 चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 14 देखिए, जो चैप्टर जितना इंपॉर्टेंट है उससे उतने ही क्वेश्चन बना रहे हैं, क्योंकि ये जो है एक निचोड़ है। जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे बनते हैं वहां पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 14 है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। ठीक है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं। इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तब तक हो जाता है, ये बात सही है। जब तार में विद्युत का प्रवाह होता है तो वह गर्म हो जाती है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है, ये बात भी सही है। उसमें एक अलग चुंबकीय बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें जो 1 और 2 दोनों सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनका उपयोग लघु पतन शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु किया जाता है, एकदम सही है। फिर सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज के तार पिघल जाते हैं, ये भी बात आपका एकदम सही है। इसीलिए तो जो है फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो कौन से कथन सही है? दोनों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ विशेष पदार्थों के बने तारों में जब उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघल कर टूट जाते हैं। इन पदार्थों का उपयोग विद्युत फ्यूज के निर्माण में किया जाता है, जो विद्युत परिपथों को क्षति तथा आग से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3,
थॉमस अल्वा एडिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। थॉमस अल्वा एडिशन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो ये बात आपकी गलत है। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया, एकदम सही है। इन्होंने ही विद्युत बल्ब का सर्वप्रथम आविष्कार किया था। केवल 2 इसका सही है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन 1847 से 1931 तक रहे और ये संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के नहीं थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। इस कारण कथन एक गलत है। इन्होंने विद्युत बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा कार्बन प्रेषक सहित लगभग 1300 आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आगे चैप्टर नंबर 15 आया, प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पिछली बार जो है प्रकाश से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी आपको बताते हैं। सूर्य से क्वेश्चन पूछा गया था और एक क्वेश्चन और था। तो यहाँ पे लाइट वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। चैप्टर नंबर 15 है समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिना समान आकार का होता है, सॉरी बिंब के समान आकार का होता है। ये बात एकदम आपकी सही है। जो समतल दर्पण होता है वो प्रतिबिंब सीधा तो रहेगा, आभासी भी, लेकिन प्रतिबिंब के समान आकार का होता है। ये जो है कहाँ देखने को मिलता है, आपने देखा होगा। समतल दर्पण जो है हमेशा आपको जो आपकी हजामत की दुकानें होती है वहां पर भी देखने को मिलता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में बिंब का जो वाम है, वाम भाग, बायां भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। ये दोनों ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। जो प्रतिबिंब किसी पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दर्पण के बिंब की दूरी होती है। समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब में दक्षिण वाम दिखाई पड़ता है तथा वाम दक्षिण दिखाई पड़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकित्सकों द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये सही है। फिर वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए वाहनों के पार्श्व दर्पणों, साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। गलत। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ना वो बड़ी चीज को छोटी करके दिखाता है। तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसमें बताना है आपको कौन से सही है। इसमें केवल 2 सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, परंतु जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाता है तो बनाने वाला जो प्रतिबिंब है आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। उत्तल लेंस को आवर्धक लेंस की तरह भी उपयोग में लाया जाता है। सामान्यतः उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसरित अंदर की ओर मोड़ अभिसरित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। कथन 2 सही है, क्योंकि अवतल लेंस सदैव आभासी और सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस उस पर आपतित प्रकाश को अपसरित बाहर की ओर मोड़ता है और इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक प्रकार 7 वर्णों का मिश्रण होता है। ये बात आपकी एकदम सही है। फिर इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। दोनों कथन सही है, ए और सी, 1 और 2 दोनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन चैप्टर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, 16 नंबर आपका चैप्टर है। ठीक है, जल एक बहुमूल्य संसाधन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है ये। विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है? औद्योगिकरण में वृद्धि ये भी है, बढ़ती जनसंख्या ये भी है, जल संसाधनों का कुप्रबंधन ये भी है। इसमें तीनों जो है इसकी कमी हेतु उत्तरदायी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त तो सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है? सर्वाधिक मितव्ययी है बूंद सिंचाई। ठीक है, ये सबसे मितव्ययी है। नहर सिंचाई, बावड़ियों सिंचाई, नलकूप सिंचाई, इनमें जो है पानी ज्यादा लगता है, लेकिन बूंद सिंचाई जो है मितव्ययी है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता किससे करना चाहते हैं? बूंद ड्रिप सिंचाई व्यवस्था एक मितव्ययी सिंचाई व्यवस्था है। इससे कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीकी है जो सीधे उनकी जड़ों तक पहुंचाती है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन कीजिए। विश्व की सभी झीलों और नदियों में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है। इसमें जो सही, ये गलत है, स्थिर नहीं रहती किसी में। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, ये भी गलत है। विश्व के समुद्री और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, ये गलत है। विश्व में जल की कुल मात्रा विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, ये आप सही है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर है 17 चैप्टर है आपका वन हमारी जीवन रेखा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता भी है, और जो है अभी टीआरई 1 में एक क्वेश्चन पूछा था खाद्य श्रृंखला से। ठीक है, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन था, खाद्य श्रृंखला से क्वेश्चन आया था टीआरई 1 में, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है? घास सही है, कि घास को कीट खाते हैं, क्योंकि कीटों को मेढक खाता है, मेढकों को सर्प खा जाते हैं, सर्प को गरुड़ खा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका एकदम सही परफेक्ट बनते हैं। सभी जीव, चाहे वे शाक भक्षी हो या अथवा मांस भक्षी, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि जो जंतु पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है, और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इस क्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। घास को कीटों द्वारा खा लिया जाता है, जिन्हें मेढक खा लेते हैं, और मेढक को सर्प और सर्प को गरुड़ खा लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, अपघटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये सही है। ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, ये भी आपका सही है। दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? वक्तव्य कौन सा सही नहीं? वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये आपका सही नहीं है। बाकी सभी सही। वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, ये आपका सही है। फिर वन जलवायु और जलचक्र को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं, ये कथन भी सही है। इसमें केवल बी ऑप्शन सही नहीं है। अब जो है चैप्टर नंबर 18, अपशिष्ट जल की कहानी। अपशिष्ट जल की कहानी, ये आपको शायद हो सकता है लास्ट चैप्टर हो, बट इंपॉर्टेंट है। आपंक और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद है। इन सह उत्पादों के उपभोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है। फिर अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस जैव गैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, ये बात भी सही है। देखते हैं इसमें क्या पूछता है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सही है? जिसमें दोनों कथन सही थे, ए और 1 और 2 दोनों। उपरोक्त दोनों कथन सही है। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। क्लोरीन एवं ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए होता है। इस प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्रमिक प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें मानव मल को केंचुओं द्वारा उपचारित किया जाता है। इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर मानव मल पूर्णतः क्रमिक को भी परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। तीनों जो है सही है, नहीं तीसरा सही है। इसमें
इसके उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। पहला और तीसरा इसमें सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, यहाँ पे आपका क्लास 7 की जो है एनसीईआरटी खत्म होती है, ठीक। और क्लास 6 और क्लास 7 खत्म होती है, यहाँ से जो है क्लास 8 की एनसीईआरटी स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं विज्ञान एनसीईआरटी, ये जो है क्लास 8 की है और 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कैसी क्लास आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। आप सभी जो है हमारे टेलीग्राम चैनल विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।